ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात रोहतक की रिहायशी इलाके में लगी एक पट्टी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी फैल गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को बाहर निकाला। फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके भी हुए। घबराए लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से हुआ बता रहे हैं जी। पट्टियों की फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी थी। काफ़ी जो केमिकल की जो मशीनें जो आग लगी, काफ़ी भड़ाका हुआ। 2-3 ब्लास्ट से हुए हैं। तो जिस वक्त कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया। साथ धमाका सा हुआ, मैं देखकर भागा और मैंने कहा क्या हुआ। देखते देखते अंदर देखा सर, सबसे पहले मैंने पड़ोसियों के 4 सिलेंडर बाहर निकाले खींचने के बाद मैंने सबको बाहर निकाला। मैं कहा आप इस बात की चिंता ना करो। देखते देखते आग बढ़ती काफ़ी आग लगी अपना बढ़ती जाती देख के। फिर मैंने 101 नंबर पे फोन किया, गाड़ी आई, फिर तुरंत मैंने दूसरी गाड़ी मंगाई। प्रदेश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। कहीं पीने का पानी नहीं तो कहीं शिक्षकों की भारी किल्लत है। लेकिन विभाग तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पलवल के एक सरकारी स्कूल का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। सरकार के दावों और वादों की हकीकत से रूबरू होना हो तो चले आइए पलवल। ये स्कूल है और वो भी सरकारी। यहाँ कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन लगता है शिक्षा विभाग को इन सब से कोई सरोकार नहीं। अब देखो ये आ गया अर्बन में हथीन। अब जब कोई नई अपॉइंटमेंट होती है तो अर्बन में उसको स्टेशन नहीं देते हैं। यहाँ पर साइंस की 2 पोस्ट है, मैं अकेला हूँ। मैथ की 3 पोस्ट है, 1 मैथ मास्टर है। एसएस की 6 पोस्ट है, उसमें से 2-3 पोस्ट भरी हुई है। स्टाफ की बहुत भारी मात्रा में कमी है, इसलिए यहाँ पे माहौल खराब है। पलवल के हथीन उपमंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पीने का पानी से लेकर तमाम बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सैकड़ों छात्र हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि शिकायतों के बाद भी संबंधित विभाग इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या यहाँ सुलभ शौचालय है? नहीं जी, यही है। मतलब केवल बाथरूम है, टॉयलेट कोई नहीं? हाँ जी। अच्छा, और क्या कारण है जो बच्चे फर्श की जगह जमीन पर बैठते हैं? जी इसमें जी मैट भी थोड़े से कम है जी, और मैट बिछवाते नहीं है। संबंधित सरकारी अधिकारी पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन्हीं हकीकत के साथ हम प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने का दावा करते हैं या सुनते हैं? अगर नहीं तो हकीकत की तस्वीर बदलनी चाहिए, जिसकी सख्त दरकार है। मैना टीवी के लिए पलवल से नरेंद्र भाटी की रिपोर्ट। प्रदेश को नंबर 1 बनाने का दावा करने वाली सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। जहां सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है तो सोनीपत में फुटबॉल खिलाड़ियों की हालत सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। एक और पूरी दुनिया फुटबॉल फीवर में डूबी है। लोग रात भर जाकर अपनी पसंदीदा टीमों के मैच देख रहे हैं और फिर जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन अब आपको अपने देश प्रदेश में फुटबॉल की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। ये प्रदेश की वो हुनरमंद खिलाड़ी हैं जो अपने बलबूते पर खेल में आगे बढ़ने का दम भर रही हैं। कुछ ने तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अपना लोहा भी मनवाया है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि अपने खेल का सारा खर्च ये खुद उठाती हैं। मैं फुटबॉल खेलती हूँ। मैं इंटरनेशनल खेली हुई हूँ। मलेशिया हमारी टीम गई हुई थी और मैं 15 नेशनल खेली हूँ। और हम ये जो ग्राउंड है यहाँ पे अपनी साई सेंटर खुला हुआ है, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है। यहीं से प्रैक्टिस करते हैं। गेम आते हैं तो पूछ लेते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। इनकी सफलता का फल जितना मीठा है, मुसीबतों का गम भी उतना ही कड़वा है। क्योंकि अब तक इन खिलाड़ियों से सिर्फ वादे किए गए, लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ। मेरा सोनीपत है और अब हम यहाँ साई सेंटर है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल की। और मैंने नेशनल में भी गोल्ड मेडल लिया और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में फिलहाल अभी जनवरी में ही गोल्ड मेडल हासिल किया है। पीछे से हमने अप्लाई ये भी किया था कि हमें ना विंग मिले और मतलब कि सरकारी कोच भी मिले, बट हम ऐसा कुछ नहीं बनना, तो हमें
विंग कहाँ से मिलेगी, सरकारी कोच ही नहीं हमारे पास है। हमारी तरफ न तो किसी ने ध्यान दिया और न ही कोई ध्यान देता है। इसी कारण मजबूरी है, हम यहाँ इतनी दूर आते हैं पैसे लगा के। वहीं कोच साहब भी इन खिलाड़ियों का हुनर देखकर बिना किसी फीस के इन्हें फुटबॉल सिखा रहे हैं। यहाँ 10 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना विश्व में परचम लहराया है और 4 से ज्यादा लड़के इंटरनेशनल पैदा हुए हैं। 250 से ज्यादा लड़कियां यहाँ नेशनल खेल चुकी हैं। ना गांव की तरफ से हमने, ना किसी सरकार की तरफ से। और 25 सालों में कई सरकारें आई हैं और कई चले गई हैं। आज तक किसी भी सरकार ने हमारी तरफ एक फुटबॉल, तो दूसरी बात एक बच्चों के जूते भी नहीं दे सके। नेशनल में भी कई बार बच्चे अपने पल्ले से किराया लगा कर जाते हैं। यहाँ सोनीपत के इस गांव में 250 से ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो देश विदेश तक खेल चुकी हैं। लेकिन खेल का रोना रोने वाली हमारी सरकारों को इन खिलाड़ियों की चिंता तभी होती है जब कोई बड़ा आयोजन होता है या फिर ये अपने दम पर कोई मेडल लेकर आते हैं। ऐसे में हम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी की उम्मीद कैसे करें? ये सवाल नंबर 1 का दावा करने वाली हमारी राज्य सरकार से भी है। सोनीपत से नितिन कुमार की रिपोर्ट, मैना टीवी। गुड़गांव में सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन को लेकर लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा में बीजेपी नेता ओपी धनखड़ समेत कई नेताओं ने शिरकत की। हरियाणा सरकार द्वारा गुड़गांव से लेकर झज्जर जिले तक के किसानों की सेध यानी स्पेशल इकोनॉमिक जमीन बनाने के नाम पर अधिग्रहित की गई करीब 9000 एकड़ जमीन का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस मुद्दे पर सियासी जंग छेड़ते हुए हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है और इसी के तहत आज बीजेपी ने साइकिल रैली की शुरुआत की। SEZ के नाम पर किसानों के साथ जो ठगी हुई है, जो धोखा किया गया है, हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से मिलजुल कर ये चीटिंग कराई है और ठगी को, उस धोखे को उजागर करने के लिए आज हजारों किसान साइकिल पर मेरे साथ निकल रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार द्वारा सन 2006 में गुड़गांव से लेकर झज्जर जिले तक के किसानों की हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था और किसानों से कहा गया था कि इससे न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि अधिग्रहित जमीन के मालिकों के बच्चों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। करीब 8 साल बीत जाने के बाद भी सेज नहीं बना बल्कि इसे डी नोटिफाई कर दिया गया और नियमों के मुताबिक डी नोटिफाई होने के बाद जमीन मूल मालिकों को वापस हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि अब ये जमीन हरियाणा सरकार में शामिल बड़े कांग्रेसी नेताओं और भूमाफियाओं का लैंड बैंक बनकर रह गई है। कितने सपने दिखाए गए थे, कितना रोमांटिसाइज किया गया था कि SEZ बनेगा, रोजगार मिलेगा हर घर से एक युवा को, ये देश के विकास का इंजन बनेगा और 8 वर्षों में एक ईंट भी यहाँ पर नहीं रखी गई। केवल और केवल पूंजीपतियों के लैंड बैंक बनाए गए। कुल मिलाकर जल्द ही हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो साइकिल यात्रा का फैसला लिया गया है उसे देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को उछालकर चुनावी कार्ड कैश करने के मूड में है। बहरहाल चुनावी समर में बीजेपी इस मुद्दे पर किसानों को कितना विश्वास में ले पाती है ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। मैना टीवी के लिए गुड़गांव से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरे साथ हरियाणा लाइव में इतना ही। आप देखते रहें मैना टीवी। नमस्कार।